Good morning to all of my class 12th students. Now I am going to bring for them a lesson number 2 from their book Flamingo. The name of the lesson is Lost Spring. This is the second lesson in your book Flamingo. Lost Spring. Today I will be focusing on just the first part of the story and the next part in the next class. तो फर्स्ट पार्ट क्या है कहानी का, लॉस्ट स्प्रिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है। बोर्ड के क्वेश्चंस भी यहाँ से बहुत बनते हैं। तो पहला इसमें आपने क्या देखना है, कैरेक्टर्स। जैसे मैंने पहले बताया है, कैरेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए लेसन, क्योंकि पूरा लेसन उसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो इस लेसन में जो मेन कैरेक्टर है वो है साहिब आलम। साहिब आलम is the chief protagonist of the lesson. A. दूसरा क्या है, ऑथर herself. ऑथर कौन है? अनीश जंग. अनीश जंग is the author of this lesson. अनीश जंग ऐसे ही घूमती रहती है और क्या होता है इसका, तो सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट देखते हैं जो मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिखा है। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे कूड़े के ढेर में 1 रुपए मिलता है। बड़ी अजीब बात है कि कभी कभी मुझे कूड़े के ढेर में 1 रुपए मिलता है। ये किसने कहा? साहिब ने कहा। यहाँ पे जो आई शब्द है ये साहिब ने अपने लिए यूज किया है। क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में भी कि हु इज आई इन दीज लाइन्स, तो आप कहेंगे आई या स्पीकर साहिब आलम है। तो साहिब आलम ने कहा कभी कभी मुझे 1 रुपए मिल जाता है कूड़े के ढेर में। तो ये कूड़े का ढेर क्या है? कुछ बच्चे होते हैं, सीमापुरी एक जगह है दिल्ली में जो 1971 के आसपास बसी थी। वहाँ बहुत सारे लोग बांग्लादेश से रिफ्यूजी बन के आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि उनकी जगह जो हरे भरे खेत थे, घर बार था, वो सब भयानक तूफान की भेंट चढ़ गए थे। द स्टॉर्म स्वेप्ट अवे देयर होम्स एंड हर्ट एवरीथिंग। सो देयर वाज अ क्वेश्चन ऑफ livelihood before those persons, and they just try to seek something in big cities like Delhi, and that's why they came to Delhi and settled in the peripheral area of Delhi. In those days Delhi was not that much populated as it is today. उन दिनों दिल्ली इतना पॉपुलेटेड नहीं था जितना आज है। तो ये लोग जो है सीमापुरी नाम की जगह पे सेटल हो गए। और फिर क्या करते थे ये लोग? इनका कोई रोजगार नहीं था, मजबूरी थी। ये केवल कूड़ा बीनने का काम करते थे। They used to go to the garbage centers, garbage points, and scrounge through the garbage. Casually, they would get sometimes 10 paisa, 1 rupee, 2 rupees, and that was too much for them. कूड़ा जब ये बीनते थे तो उसमें 1 या 2 रुपए इनको कभी मिल जाते थे, वो इनके लिए बहुत होता था। तो आपने देखा साहिब आलम नाम का लड़का, इसकी जब मुलाकात अनीश जंग से होती है तो अनीश जंग को ही ये कहता है कि मुझे कूड़े के ढेर में कभी कभी 1 पैसा मिल जाता है। और ये लोग ढाका से यहाँ आए। जब उसने पूछा कि क्या मजबूरी थी तुम्हारी, तो मजबूरी उसने बताया कि स्टॉर्म स्वेप्ट अवे आवर फील्ड्स एंड होम्स, हमारे घरों को तूफान बहा के ले गया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन बिग सिटीज, बड़े बड़े शहरों में वो इस तरह से पैसा कमाने के लिए आते हैं। नाउ ऑथर अनीश जंग wants to talk to these children. She is feeling interested in talking to them. So author Anish Jung बच्चों से घुलना मिलना चाहती है और उनसे प्रश्न उत्तर करना चाहती है, क्वेश्चंस एंड आंसर। तो ऑथर ने नेचुरली एक क्वेश्चन पूछा, बेटा तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? Why don't you go to school? तो एक सिंपल सा जवाब था बच्चे की तरफ से। बच्चा कौन? साहिब आलम। उसने कहा मैडम देयर इज नो स्कूल नियर बाय, कि आसपास तो कोई स्कूल है ही नहीं। तो मैडम ने फिर, ऑथर मैडम ने एकदम से फिर से पूछा, इफ आई हैपन टू बिल्ड वन, तो बेटा ये अगर मैं स्कूल बना दूं तो विल यू कम? तो लड़के ने
बहुत ऑनेस्टली जवाब दिया, यस मैम आई विल सर्टेनली कम, कि मैं निश्चित रूप से आऊँगा यदि आप स्कूल बना दो। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि बच्चे का मन पढ़ने का कहीं ना कहीं है, चाहे बच्चा गरीब हो या अमीर हो, एजुकेशन की इच्छा हर एक के अंदर होती है। तो बच्चा यहाँ पे चाहता है कि मैं कहीं पढ़ूं, लेकिन उसकी मजबूरी है, देयर इज नो स्कूल नियर बाय एंड बीइंग सो पुअर ही जस्ट कांट अफोर्ड टू गो टू अ लॉन्ग डिस्टेंस टू हैव लेसन्स। अब देखिए आप क्या है आगे, ये एक प्रकार की झूठी प्रॉमिस थी ऑथर की तरफ, या कैजुअली उसने कह दिया, यूं कहिए, क्योंकि ये कैजुअली हम लोग भी कह देते हैं अगर स्कूल मैं बना दूं तो, लेकिन आप भी समझते हैं स्कूल बनाना इतना आसान नहीं होता है, 1 या 2 दिन में स्कूल नहीं बनता है। इट टेक्स टाइम टू बिल्ड ए स्कूल, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। अब क्या होता है, समय गुजरता जाता है, मैडम से रोज इन बच्चों की मुलाकात होती है। मैडम हैपन्स टू एनकाउंटर द चिल्ड्रन ऑलमोस्ट एवरी मॉर्निंग, हर मॉर्निंग को मैडम इन बच्चों से सुबह मिलती है, उसका एनकाउंटर इससे होता है, तो बातचीत होती है और बाद में बहुत घुल मिल जाती है। अब क्या होता है, एक दिन जैसे ही इस बच्चे ने, साहिब आलम ने देखा कि मैडम आ रही है, तो बड़ी तत्परता से बहुत क्विकली पूछा, मैडम हैव यू बिल्ट योर स्कूल, मैडम हो गया आपका स्कूल तैयार। एट दिस पॉइंट मैडम फेल्ट अशेम्ड, बहुत शर्म आई मैडम को, क्या जवाब दूं, क्योंकि उसने तो झूठा मूठा ऐसे कह दिया था कि मैं स्कूल बनाऊंगी, लेकिन बच्चा कितना ऑनेस्ट है, वो पढ़ना चाहता है। उसने कहा मैडम स्कूल बन गया, तो मैंने कहा बेटा what can I say, it's very difficult to build a school in such a short period। तो चलो जो भी है, उसको भी लगा कि इस दुनिया में इस तरह की फॉल्स प्रोमिसेस बहुत होती है। अब धीरे 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 क्या होता है, मैडम का एनकाउंटर रोज बच्चों से होने लगता है। तो एक दिन क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों की फौज आ रही है, सबके नंगे पांव हैं, जूता किसी का भी नहीं पहना हुआ है। तो नेचुरली मैडम की हैबिट थी क्वेश्चन आंसर पूछने की। मैडम ने पूछा, बेटा ये पैरों में चप्पल क्यों नहीं है, व्हाई डोंट यू वियर चप्पल्स। तो बहुत सुंदर जवाब बच्चे ने दिया, बड़ा ध्यान देने वाला है ये क्वेश्चन, कि बच्चे ने ऐसा जवाब क्यों दिया। बच्चे ने कहा, क्या कहा कि माई मदर डिडंट टेक देम आउट फ्रॉम द शेल्फ, शेल्फ इज सो हाई। मेरी मम्मी ने ये जूते मुझे शेल्फ से उतार के नहीं दिए। इसका मतलब ये हुआ कि जूते तो उनके पास हैं, लेकिन मम्मी ने शेल्फ से जूते निकाल के नहीं दिए। बल्कि साहिब आलम ने नहीं कहा, ये दूसरा लड़का उसके साथ था, उसने उसको एक्सप्लेन किया। एक तब तक तीसरा लड़का बोलता है, उसके पैर में जूते थे, लेकिन जूते कैसे थे, अनमैचिंग, एक का कलर और ही था, दूसरे का कलर और था, किसी ने दे दिया होगा। तो वो बोलता है, नहीं आंटी, अगर इसकी मम्मी दे भी देना इसको जूता, तो ये फेंक देता है, ये पहनता ही नहीं है। अब इन जवाबों में क्या लगता है, क्या दिखता है आपको, एक कंट्रास्ट भी है, और बच्चा चाहता है कि मेरी गरीबी को कहीं एक्सपोज कोई ना करे। ही डजंट वांट टू बी एक्सपोज्ड, ही जस्ट डजंट वांट टू बी कॉल्ड ए पुअर। शर्म आ रही है उसे अपने आप को गरीब बताने में, और इसलिए इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हिज पॉवर्टी अवे बाय सेइंग दीज वर्ड्स। ऐसे शब्दों को कह करके वह अपनी गरीबी को एक्सप्लेन अवे कर रहा है। तो इस तरह से आपने देखा बहुत सारे बच्चे वहां होते हैं। इस बीच में क्या होता है कि मैडम जो है एक कहानी की तरफ हमें ले जाती है। एक उदुपी नामक एक शहर है कर्नाटक में, वहां एक मंदिर के प्रीस्ट के बेटे की कहानी उसको याद आती है। बहुत साल पहले वो ऑथर जो है उस मंदिर में गई थी। उस मंदिर का जो पुजारी था, उसका बेटा हमेशा स्कूल जाते समय मंदिर के पास खड़ा होता था। जनरली हम लोग भी करते हैं, जब मंदिर के पास खड़े होते हैं तो अपनी कोई मन्नत रखते हैं मन में, हे भगवान अगर। तो जो कहानी है जो मैडम को याद आ रही है उन बच्चों को देखकर, वो है उदुपी के मंदिर की एक कहानी। उस मंदिर का जो पुजारी था, उसका बेटा भी बहुत गरीब था, उन दिनों गरीबी बहुत हुआ करती थी, और जब भी वो मंदिर उसके स्कूल के रास्ते में मिलता था, पढ़ता था, तो बच्चा रोज मंदिर के सामने खड़ा होके प्रेयर करता था और भगवान से मांगता था, हे भगवान मुझे एक जोड़ी जूते की मिल जाए। इट मीन्स दोज डेज द पेयर ऑफ शूज वॉज कंसिडर्ड टू बी ए लग्जूरियस आइटम।
उन दिनों एक जूता होना विलासिता की चीज माना जाता था। अगर किसी के पास जूता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि हुआ करती थी। और अब कुछ समय बाद, जब आज के टाइम पे बहुत साल बाद मैडम फिर जो है उस मंदिर में जाती है, तो उसने एक दृश्य देखा क्या, उस मंदिर का पुजारी जो है, उसका बेटा स्कूल से आता है, जूते खोल के फेंक देता है, नए नए सॉक्स और बड़े कॉस्टली जूते पहने हुए हैं, और इस तरह से फिर अपनी पढ़ाई पे काम शुरू कर देता है। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट है उस टाइम में और अब के टाइम में। इसका मतलब पॉवर्टी हैज चेंज्ड इट्स पैटर्न ओवर द ईयर्स। सालों में समय के चलते गरीबी भी अपना पैटर्न बदल देती है। कैसे कैसे गरीबी ने अपना पैटर्न बदला? जो चीज उस समय लग्जरी हुआ करती थी, आज वो चीज बेकार है, बच्चे ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, ऐसे फेंक रहे हैं बड़े महंगे महंगे जूतों को। तो ये है पैटर्न ऑफ पॉवर्टी है चेंज। हालांकि ये नहीं है कि आज गरीबी नहीं है। दो चिल्ड्रन हु आर सपोज्ड टू बी रैग पिकर्स आर स्टिल नॉट वियरिंग शूज। वो अभी भी शूज नहीं पहने हुए हैं। ये है गरीबी का पैटर्न। अब इसके बाद आगे क्या है, हम आगे आपको बताते हैं। तो अब आपने देखा समय के चलते चलते गार्बेज पिकिंग एक पेशा बन चुका है, एक ऑक्यूपेशन बन चुका है उन बच्चों का। गार्बेज पिकिंग हैज डेवलप्ड एज ए फाइन आर्ट। ये एक फाइन आर्ट डेवलप हो चुका है उन बच्चों के लिए, उनकी रोजी रोटी का जरिया है। ये सारे बच्चे सुबह सुबह 5-6 बजे कूड़े के ढेर पे आते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं, पूरे झुंड के झुंड, और 12 बजे तक सब गायब हो जाते हैं, सारा सफाई करके ले जाते हैं। कभी किसी को पैसे मिलते हैं, किसी को ज़्यादा मिलते हैं, किसी को कम मिलते हैं, लेकिन बच्चों के लिए ये बहुत कुछ है। अब बात यह है कि ये जो गार्बेज पिकिंग या स्क्राउंजिंग थ्रू गार्बेज, जिसको एक ऑक्यूपेशन बना लिया है लोगों ने, ये क्या है? इसमें कोई खुश है? दो एटीट्यूड्स हैं, हम इसको देखेंगे। पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड चिल्ड्रंस पॉइंट ऑफ व्यू। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है और पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। पेरेंट्स समझदार हैं, उनकी तो मजबूरी है, कोई काम और मिलता नहीं है, इसलिए पेरेंट्स के लिए ये मजबूरी है, एक जीने के लिए एक साधन है, जीने का साधन है कूड़ा बीनना। बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। समझ लो कि ये पूरी तरह से एब्सोल्युटली दिस इज ए कंपल्सन फॉर देम, अनविलिंगली दे आर डूइंग इट एंड दे मस्ट डू इट। और बच्चों के लिए ये मजबूरी नहीं है, बच्चों ने खुद ही स्वीकार किया इस बात को कि दिस इज अ माइन ऑफ गोल्ड। ये सोने की खान है। सोने की खान का मतलब बच्चे लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग मोर एंड मोर। आज 10 रुपए मिले तो कल 20 मिलेंगे, 25 मिलेंगे, पता नहीं क्या मिलेगा। इस तरह से बच्चों का एटीट्यूड इसके लिए अलग है। वो सोचते हैं कि ये कूड़ा जो है, कूड़े का जो पूरा पहाड़ है, ये हमारे लिए एक माइन ऑफ गोल्ड है। तो इस तरह से बच्चों का एटीट्यूड इसके लिए है। अब जब कहानी आगे बढ़ती है तो क्या होता है, कूड़ा बीनने का कार्यक्रम चलता ही रहता है, लेकिन धीरे धीरे अब क्या होता है कि एक दिन, फिर कई दिन हो गए, मतलब फिर ऑथर जो है बच्चों से मिलती है। ऑथर कहीं जा रही होती है सुबह सुबह, और उसको दिखता है कि साहिब आलम अपने हाथ में एक डिब्बा लेके चल रहा है और कंधे पे एक थैला टांगा हुआ है। तो क्या है ये? ऑथर वॉज क्वाइट क्यूरियस टू नो एज टू व्हाट इट इज दिस, व्हाई दिस चेंज। ऑथर ने उसको पूछा, बेटा क्या बात है, आज तुम ऐसे दिख रहे हो, ये थैला हाथ में, कनिस्तर हाथ में। तो साहिब आलम ने जवाब दिया, मैडम ये थैला मेरा नहीं है, ये कनिस्तर मेरा नहीं है, ये एक होटल वाले का है। और फिर आगे अपनी कहानी बताता है कि अब मेरी नौकरी लग गई है कहाँ? एक टी स्टॉल में। इज गॉट ए जॉब इन ए टी स्टॉल, और उसको 800 रुपये महीना प्लस खाना वगैरह, कपड़े वगैरह मालिक देगा, ये उसने कहा। बहुत खुशी की बात थी। एक बच्चा जो गार्बेज उठा रहा हो, 5 और 10 पैसे के लालच में दिन अपना खराब कर रहा हो, उसको 800 रुपये महीना मिल जाता है, या कपड़े, खाना सब कुछ मिल जाता है, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन एक नोटिस करने वाली चीज यहाँ पे क्या है, बच्चे का जो लुक था, जो चेहरा था, उसका वो रंग नहीं रहा आज जो उसका पहले था जब वो कूड़ा बीन। उस समय चेहरे पे चमक थी, आज चेहरे की वो चमक पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। फर्क समझने वाला है। क्वेश्चन भी यहीं पे बनेगा इसका मेन, कि बच्चे का
जो फेस का कलर है वो क्यों ऐसा फीका पड़ गया है, ही लुक्स वरीड, ऐसा लग रहा है चिंतित है। कारण है फ्रीडम। फ्रीडम फ्रीडम एक बहुत बड़ी चीज है। पिछले वाले लेसन में जब हमने आपको पढ़ाया था लास्ट लेसन, उसमें भी फ्रीडम का रोल था। इसमें भी जो है फ्रीडम को हमने कोरिलेट कर दिया है बच्चे के मेंटल हेल्थ से। इसका मतलब जब एक वैसा काम कर रहा था कूड़ा बीनने का, उसमें कोई रोक टोक नहीं थी, अपनी मनमर्जी का काम था, बड़े बच्चे खुश थे। लेकिन यहाँ पे अब दूसरे के अधीन काम कर रहा है, एक प्रकार से ये क्या हो गया है, सर्वेंट है, नौकर है, उसको मालिक के कमांड को फॉलो करना है, अपनी कोई अब जिम्मेदारी नहीं है वैसे। और जिम्मेदारी किस लेवल पे है, अब मालिक के लेवल पे है, इसलिए ये परेशान है, इसका केयर फ्री लुक खत्म हो गया है, फ्रीडम खत्म हो गई है। तो फ्रीडम इज समथिंग ग्रेट फॉर एवरीबॉडी, लेकिन व्हाट टाइप ऑफ फ्रीडम, दिस वी विल डिस्कस लेटर। तो ये लेसन जो है यहीं पे हमारा खत्म हो जाता है। अब इसी लेसन का दूसरा पार्ट है जो मुकेश का है। मुकेश भी इसकी तरह एक लड़का होता है, उसकी क्या कहानी है वो भी स्टोलन चाइल्डहुड में आएगा, इसको मैं दूसरी क्लास में बताऊंगा। दिस इज द एंड ऑफ टॉपिक हियर। क्वेश्चन सब हम आपको इकट्ठे देंगे, दैट्स ऑल।